दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत और आज गैप से नीचे खुलने के हैं आसार। उसके बाद क्या कुछ और बिकवाली बढ़ेगी या मिलेगा सपोर्ट और आएगी रिकवरी, और रिकवरी हुई तो कितनी और कितनी टिकाऊ। एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले क्या करें आप, ये रहेगा खास एक्शन भरे दिन की शुरुआत का हमारा आज का लक्ष्य। तो आइए करते हैं शेयर बाजार लाइव की शुरुआत। स्वागत है आप सबका, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, आज तो बाजार के एक्शन पर कोई ब्रेक नहीं लगने वाला है, पर जिस तरह से ग्लोबल सेटअप दिख रहा है सर, आज इंटरेस्टिंग सेशन होना चाहिए। तो बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? बिल्कुल, और वो कहते हैं कि आपके हमारे और दर्शकों के बीच के प्यार पर कोई ब्रेक नहीं होगा और कोई ब्रेकअप नहीं होगा। ये एक दिन का आइडिया था जो कल आपने देखा। हर रोज़ का आइडिया हमारा ब्रेक लेने का है नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको करनी होती है, और मैं जानता हूँ, समझता हूँ। और कल काफ़ी इतने ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एक दिन में ट्वीट आए होंगे किसी चीज़ को लेकर, कल जितने ज़्यादा हैं। तो ये मैं इसे ऐसा देखता हूँ कि हमारे दर्शकों का प्यार है कि वो ये चाहते हैं कि आपके हमारे और हमारे दर्शकों के बीच में कोई आए ना, बस। और इसे हम पॉजिटिवली लेते हैं और इस प्यार का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं। और इसीलिए मैं आपको फिर से आज भरोसा दिलाना चाहता हूँ, कल भी कोशिश की, आज से फिर से हर रोज़ हमेशा हम इसी तरह से ब्रेक फ्री रहेंगे। और इसलिए मैंने कल आपको क्लेरिफाई भी किया कि ये सिर्फ एक दिन का मामला था जो हो चुका। तो अब बिल्कुल निश्चिंत रहे, किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं होगा। 11 बजे तक बिना ब्रेक चलेंगे। क्लोजिंग वाले शो में 2 से 3:30 भी हम बिना ब्रेक रहेंगे। और आप पूरा उसी तरह से नॉन स्टॉप कवरेज एंजॉय करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ दीप, कि हाँ, ब्रेक हमारा वो कहते हैं ना कि एक रिदम है, वो तोड़ता है, अच्छा नहीं लगता। नेचुरली लोग आपको, हमें, हमारे एक्सपर्ट्स को देखने सुनने के लिए आते हैं, वो मैं समझ में आता हूँ। लेकिन ब्रेक के बीच में भी जितना भी समय मिला उसमें आपको एक चीज़ ज़रूर मिली होगी, और वो है क्वालिटी एडवाइस। आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से शायद ही किसी ने आपको बहुत अलर्ट होने की चेतावनी दी हो, या ये कहा हो कि आप तेज़ी की पोजीशन कम करिए। और आप देखिए, कल 2:30 बजे भी जब हमें बीच बीच में जब मौका मिला, हमने साफ तौर पर बैंक निफ्टी पर शॉर्ट कॉल भी दिया, निकलने की भी राय दी। तो ये ज़रूर हो सकता है कि बातचीत करने का समय कम मिला हो, लेकिन क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कमी ये आपको नहीं मिलेगी, इतना आप भरोसा रख सकते हैं। तो कभी कभी आपको हमारा साथ देना होता है, कभी हम आपका साथ देते हैं, और तभी ये परिवार आगे बढ़ता है। तो और बाकी एक चीज़ और ये भी कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ लोग ये सोचें कि पैसा बनाने के लिए चैनल देखते, तो यार पैसा तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आपका प्यार, हमारा प्यार आपके लिए, आपका प्यार हमारे लिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये लाइफ लॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग है। पैसा तो आप अपने नसीब से बनाते हैं। चैनल नहीं भी देखेंगे, आपका नसीब अच्छा है तो पैसा बन जाएगा, और चैनल देख रहे हैं, नसीब खराब है तब भी नहीं बनेगा। तो ये अपनी जगह है, आपका हमारा प्यार अपनी जगह, वो कम नहीं होना चाहिए इन ब्रेक्स की वजह से, और ना होगा, और ये हमारा भी आपसे वादा है। जी दी 100% बिल्कुल। चलिए, आज के ट्रिगर्स में आपको बता दूं, अमेरिकी बाजारों में जो कमजोरी रही है। जी दीप, हाँ प्लीज। जी सर। तो चलिए, आज के ट्रिगर्स यही है कि अमेरिका में कमजोरी वाला सेशन रहा है। स्पेशली नैस्डैक 2-2.5% नीचे था, उम्मीद से ज़्यादा गिरा है 4%। डाउ तो इनफैक्ट हम बंद हुए तब हरे निशान में था, 5-10-15 पॉइंट ऊपर था, वो 600 अंकों से ज़्यादा लुढ़का है। तो कमजोरी तो काफ़ी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। ब्रेंट क्रूड यहाँ पर भी कमजोरी हुई है, $40 के नीचे आया। भारत और चीन के बीच LSE पर तनाव बरकरार है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, न कमी हुई है न बढ़त हुई है। रूट मोबाइल का IPO आज खुलेगा, हैप्पीएस्ट माइंड आज बंद होगा। बस अब थोड़ी देर में मैं आपके लिए रूट मोबाइल के IPO का भी विश्लेषण करने वाला हूँ, तैयार रहें उसके लिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो एक और IPO खुल रही है, एक खत्म हो रही है, जिसको शानदार रिस्पांस मिला है। इसके बारे में तो बात करेंगे सर, पर जो इस समय की सबसे बड़ी बात है उसी से शुरुआत करते हैं। जिस तरह से ग्लोबल संकेत आए हैं और जो 3 दिनों में अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट आई है, रिकॉर्ड हाई से नैस्डैक करेक्शन टेरिटरी में आ गया सिर्फ 3 दिन के मूव में, इसको कैसे देखना चाहिए सर? और यहां से और पेन आते हुए दिखता है आपको? दीप, पहली चीज़ ये कि मैं अमेरिकी बाजारों का विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन हम एक कॉमन सेंस के तौर पर इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। कल इसीलिए 2:30 बजे और 3:20 पर मैं आपको यही चेताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, अमेरिकी बाजारों के संकेत मुझे ठीक नहीं दिख रहे। और नैस्डैक जो लीडर है, डाउ लीडर रहा नहीं,
मार्केट के सेंटिमेंट और डायरेक्शन के लिहाज से। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और अगर डाउ अगर लीडर नहीं है, नैस्डैक लीडर है, तो नैस्डैक की लीडरशिप के हिसाब से आपको कल कमजोरी होनी थी। कल नैस्डैक 2-2.25% नीचे था हमारे बंद होने के वक्त, और उसके बावजूद डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में दिख रहे थे, लेकिन हमने यही अंदाजा लगाने की कोशिश की नहीं ये होगा नहीं, और इस लिहाज से आपको पोजीशन कम करनी है, हल्की करनी। कल जिसने सुना शॉर्ट किया तो और भी बेहतर, लॉन्ग पोजीशन कम की तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता और फ्रैंकली कि अमेरिकी बाजारों में कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी। दीप 1600 पॉइंट का 3 दिनों का करेक्शन डाउ में रीजनेबल है। थोड़ा सा एक आध दिन और करेक्शन हो जाए, मुझे यहाँ से 300-400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट डाउ में दिखती नहीं है। एक आध दिन बेस बनाकर वापस ऊपर भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी चीज़, नैस्डैक के फ्यूचर्स देखिए 0.5% मजबूत है। नैस्डैक 10% गिरने के बाद करेक्शन की वो कहते हैं ना टेरिटरी में कि ये अब करेक्शन मोड में आ गया है। बात सही है डेटा के लिहाज से, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि एक दिन के मूव से करेक्शन मोड में मत जाइए, एक आध 2 दिन और देख लीजिए कि वाकई में नैस्डैक 10% से नीचे, टॉप से 10% से नीचे रहना चाहता है। तो मैं हड़बड़ी में और जल्दबाजी में नहीं हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि आज शुरुआत करने के लिए आपके पास संकेत अच्छे नहीं है। इवन एशियाई बाजार रिएक्शन दे रहे हैं, हांगकांग आपका लगभग 350-400 पॉइंट नीचे है, तो उस लिहाज से आपको कमजोरी तो झेलनी है। लेकिन मैं अभी भी इस बात को मानने के लिए जल्दी से तैयार नहीं हूँ कि अमेरिकी बाजारों का टॉप बन गया और अमेरिकी बाजार बहुत तेजी से गिरेंगे, फिसलेंगे। निचले स्तर एक रनिंग करेक्शन की, जो अच्छे करेक्शन की, हेल्दी करेक्शन की जरूरत है। देखिए करेक्शन उतना ही आएगा जितना तेजी से आप बढ़ेंगे। अब 10% का करेक्शन अगर किसी को ज़्यादा दिखता है तो उन्हें साथ में ये भी देखना चाहिए कि वो रशिया के पॉल वोल्ट एथलीट थे ना, सर्गेई बुबका, उसकी तरह से नैस्डैक हर रोज नया रिकॉर्ड बनाता। उन्होंने 32 विश्व रिकॉर्ड बनाए थे, वैसे ही विश्व रिकॉर्ड हर रोज नैस्डैक बना रहा है, नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है। अगर आप इस तरह के लाइफ टाइम हाई हर रोज बनाएंगे तो नेचुरली करेक्शन भी उतना डीप आएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद इस हफ्ते अगले 1-2 दिन सेशन में अमेरिकी बाजार भी स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी डाउनसाइड रिस्क और हो सकती है, मसलन अगर डाउ 300-400 पॉइंट और इंट्राडे में या और करेक्ट हो जाए, 2-3% अगर नैस्डैक और हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वापस से भाग के नया हाई ना भी बनाए, थोड़ा इंतज़ार करें इन लेवल्स के आसपास। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो ओवरबॉट शेयर है टेस्ला, वो आपके लिए अब रीजनेबल लेवल पर आ गया है, तो ये एक अच्छा संकेत है। तो मैं ये कहूँगा अमेरिका में भी हेल्दी करेक्शन हुआ है, इस हेल्दी करेक्शन का स्वागत करना चाहिए बजाय घबराने के। तो न मैं अमेरिकी बाजारों पे बहुत बेरिश हूँ, और बाकी भारतीय बाजारों पर मेरा जो व्यू है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। 3-4 दिनों से, हम 5 दिनों से लगातार सावधानी और सतर्कता और पोजीशन हल्की रखने का व्यू दे रहे थे। आज जो भी व्यू है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अमेरिका में मुझे लगता है कि बहुत चिंता करने की फिलहाल मुझे जरूरत नहीं दिख रही। 1-2 दिन में अमेरिकी बाजार सेटल हो जाने चाहिए। हो सकता है आज ही वापस आपको घूम जाए, नहीं तो कल से भी घूमते हुए दिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। चलिए, तो ये एक आश्वासन दिलाने वाली बात है कि तेज गिरावट है, पर यहां से ज्यादा आपको घबराना नहीं चाहिए। सर, भारतीय बाजार के सेटअप से पहले एक जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक क्यू है, वो है बॉर्डर पर चीन के साथ जो स्थिति है इस समय। हालांकि कल मार्केट क्लोजिंग से अब तक कुछ और नया निकल कर नहीं आया है, पर टेंशंस तो अभी भी हाई हैं। सर, वहां से क्या नजर रखना चाहिए, किस तरह से वहां का असर आ सकता है? दीप, बाजारों को पढ़ने में एक गलती जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि हम कमज़ोर हो रहे हैं चीन के साथ तनाव की वजह से। वो हमारे लिए सावधानी और सतर्कता का संकेत है। मेक नो मिस्टेक, हम कोई चीन की वजह से कमज़ोर अभी तक नहीं हुए हैं। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। आप देखिए, चीन पर तनाव की खबरें आपको दोपहर में मिल गई थी, सुबह ही मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। जो आखिरी घंटे में बिकवाली आई, बिकवाली वहाँ से आई जब नैस्डैक फ्यूचर्स गिरना शुरू हुए। नैस्डैक फ्यूचर 1%, 1.5%, 2%, 2.5% तक जाकर फिसलते हुए दिखे। तब लोगों को पैनिक हुआ कि अमेरिका से। और आप देखिए, आप 11,800 के आसपास का हाई बनाकर आए हैं, 11,794। लो बनाया 11,250 का 2 दिन पहले, यानी कितना हुआ? 600 पॉइंट्स, 50 पॉइंट छोड़ दी, 600 650 पॉइंट, यानी 5 से 6%। अमेरिका में डाउ कितना गिरा है? 6%। तो आप उतना ही गिरे हैं जितना अमेरिकी बाजार गिरे हैं, कोई टॉप से, कोई आप अलग से जरूरत से ज़्यादा नहीं गिरे हैं। तो पूरी की पूरी जितनी कमजोरी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड कमजोरी है ग्लोबल मार्केट्स की। तेजी भी इंपोर्टेड है, बढ़ इसलिए रहे कि डाउ और बाकी ग्लोबल मार्केट्स बढ़ रहे हैं, गिर इसलिए रहे कि हम साफ तौर पर उनको फॉलो कर रहे हैं। और यही वजह कि आपने थोड़ी कमजोरी देखी है। तो अगर चीन के तनाव की वजह से गिरना होता तो शायद हम और ज़्यादा गिरते ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में। क्यों नहीं गिर रहे वो भी मैं बताता हूँ। जब गलवान वाला केस हुआ था,
गलवान वाले केस में भी लोगों को डर लगा था और उस समय मार्केट ने बहुत तेजी से रिबाउंड करके हाई पर हाई बनाए। तो एक वो बात लोगों को याद है कि चीन के साथ तनाव टेम्परेरी है, बात आगे बढ़ेगी नहीं, ये एजम्पशन है, ये लोगों का एजम्पशन है, ये मार्केट का एजम्पशन है कि लड़ेंगे नहीं। हाँ ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं होगी, उससे आपका सेंटीमेंट खराब होगा, लेकिन बहुत परेशानी वाली चीज़ होगी वैसा नहीं है। और यही वजह कि इस वक्त मार्केट चीन के साथ तनाव को कुछ हद तक नज़रअंदाज कर रहा है, उस पर रिएक्शन नहीं दे रहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको सतर्क रहना है, सावधानी रहना है। ऐसा नहीं कि आप चीन के साथ तनाव को देखकर अपना पोर्टफोलियो जीरो करके सब कुछ बेचकर बैठ जाए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ट्रेडर हैं, ट्रेडर के लिए तो हम पिछले 4 दिन से लगातार राय दे रहे हैं कि आप बिल्कुल पोजीशन हल्की कर लीजिए, बिल्कुल हल्की कर लीजिए। और अब फिर मैं ये कहूँगा, चीन के साथ तनाव की खबरों में अब अगर कोई नया डेवलपमेंट आता है, आप एकदम उस पर सेंटीमेंट के लिहाज से रिएक्शन देंगे, लेकिन उतना ही स्ट्रांग और फास्ट रिएक्शन इस बात को लेकर भी आएगा अगर तनाव कम होने की खबर कोई भी आई तो। जैसे अगर आए कि हम बातचीत कर रहे हैं, मामला सुलझा लेंगे और दोनों सेनाएं अगर पीछे हटने को तैयार है, बाजार ऐसे भागेंगे आपको पकड़ में नहीं आएंगे। नोट कर लीजिएगा इस लाइन को, मैं फिर कह रहा हूँ इन्वर्टेड कोमाज में बोल्ड और अंडरलाइन करके, कि जैसे ही तनाव खत्म होने की खबरें आई बाजार तेजी से भागेंगे भी, तब आपको ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट भी नहीं चाहिए। तो पॉइंट यही है कि आपको अलर्ट रहना है। खबरें दोनों तरह की आ सकती है, अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है, उस पर रिएक्शन शार्प होगा, लेकिन वो रिएक्शन टेम्परेरी होगा, एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, और उसके बाद बाजार बैक टू नॉर्मल होंगे। तो मुझे लगता है कि चीन का मार्केट पर एक लिमिटेड असर है, लेकिन उस असर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते अगर आप डे टू डे ट्रेडर हैं तो। और उसके लिहाज से आपको वोलेटिलिटी दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आपको फिर वापस ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक होकर ही ट्रेड करना है। अब दिक्कत कल की यही थी और आज की यही कि दोनों संकेत एक साथ आ गए। चीन का तनाव बरकरार है वहाँ से, और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स गिरे। अब ओवरनाइट कल 3:30 बजे से अब तक देखें दीप, तो चीन के साथ तनाव को लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं है, न अच्छा न बुरा, न कोई खराब खबर और आई है और न ही कोई अच्छी खबर भी आई है। तो स्टेटस को है। तो हम आज जो ट्रेड करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में ग्लोबल मार्केट्स पे करेंगे, और यही वजह कि शायद आपको एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट ही नीचे दिख रहा है। अगर दोनों तनाव मिलकर दिखते हैं तो आपको एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट नहीं दिखता, स्पेशली तब जबकि नैस्डैक 4% लुढ़का हो और डाउ 600 पॉइंट गिरा हो। तो आज कम गिरावट के साथ भारतीय बाजार है, तो उसकी वजह यही कि हमें अपने ट्रिगर्स पर ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ ग्लोबल ट्रिगर्स पर ट्रेड करना है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ठीक है, ये तो 1+1 हो गया कि ग्लोबल ट्रिगर्स कैसे हैं और जो ऑफकोर्स चीन के साथ सिचुएशन है, इन दोनों को कंबाइन करें और जो थोड़ा भारतीय बाजारों में करेक्शन आया है, अब इस पर क्या करना चाहिए? लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि करेक्शन का फायदा उठाएं, खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी रुकना चाहिए? आपकी क्या एडवाइस होगी सर? दीप, आप है ना, जैसे जैसे मेरे साथ शो करने लगे वैसे वैसे ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछने लगे। मुझे नहीं पता कि ये सवाल आपके मन का है या वाकई में आपको लोगों ने पूछा है, या अनिल जी से पूछिएगा। लेकिन इस सवाल का जवाब बहुत आसान तो नहीं है, कॉम्बिनेशन कोशिश करता हूँ अटेम्प्ट करने की। तो कोशिश ये है दीप कि देखिए, किसी के लिए भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है कि मार्केट का डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या हो सकता है, स्पेशली जब इवेंट्स ढेर सारी हो। अगर इवेंट्स नहीं है तो आप बड़ा आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेटा के दम पर। डेटा को अगर कोई चीज़ गलत साबित कर सकती है तो वो खबरें, राइट, अचानक से होने वाली खबरें, वो भी ऐसी खबरें नहीं कि जो नहीं पता है। मसलन चीन के साथ तनाव की खबरें डेटा में आ चुकी है काफ़ी हद तक, उनसे अब बाजार को फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए, आप आज आपको मेरी टोन बदली हुई नज़र आ रही होगी। पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से मैं लगातार आपको सावधान होकर, सतर्क होने के लिए, पोजीशन कम करने की बात कर रहा हूँ। आज मेरी टोन बदली हुई नज़र आ रही। क्यों आ रही? उसका रीज़न है, चीन का तनाव 4 दिन पहले डेटा में डिस्काउंटेड नहीं था। 4 दिन पहले तक लोग मानकर नहीं चल रहे थे, अब कल से मानकर चल रहे हैं। जो चीज़ आप मानकर चलते हैं ना, जो चीज़ बाजार को पता होती है ना, उसके बाद बाजार का रिएक्शन उस पर सीमित हो जाता है, और तभी होता है कि जब कुछ और बड़ा हो जाए। अब 2-4 फायरिंग में हो सकता है 25-50 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी गिरावट अब यहाँ से चीन की वजह से होना थोड़ा मुश्किल लगता है, अनलेस की बात बहुत बिगड़ जाए, वो तो आपको मुझे पता नहीं, वो फिर नई चीज़ हो जाएगी। तो अब चीन का तनाव डेटा में कुछ हद तक आ गया है। जहाँ तक सवाल है ट्रेडर्स का, ट्रेडर्स के लिए राय में आज भी कोई बदलाव नहीं। आप ट्रेडर मतलब ट्रेडर हैं, आप न तेजी सोचते न मंदी सोचते। जो ट्रेडर ये सोचता है मैं तेजी वाला ही ट्रेडर हूँ, और जो ये सोचता है कि मैं मंदी वाला ही ट्रेडर हूँ, वो दोनों ही गलत है। ट्रेडर का मतलब सिंपल है, आपको मार्केट को देख के अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है दोनों तरफ। और मैं वही कोशिश करता हूँ, जब मैं अपनी कमेंट्री करता हूँ मैं अनबायस होकर बैठता हूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं 3 दिनों से मार्केट में कॉशियस अप्रोच बोल रहा हूँ। देखिए,
अंदाज लगाकर बोलना बहुत आसान काम है कि अच्छा है, अच्छा देखिए ये तो मैं भी जानता हूँ कि एक दिन निफ्टी 50,000 होगा, एक दिन सेंसेक्स लाख होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर रोज मैं तेजी बोलूंगा तो किसी न किसी दिन तो 50,000 निफ्टी पहुंचेगा ना, किसी न किसी दिन तो सेंसेक्स लाख पहुंचेगा ना। लेकिन हम यहाँ पर हर रोज एनालिसिस करने के लिए, और हर रोज जब हम एनालिसिस करें तो आपको डेली डोज भी ट्रेडर्स को देना होगा। तो वो डेली डोज में जहाँ सावधानी रखने की जरूरत है वहाँ जरूरत है। अब इसमें अगर आप ये सोचेंगे कि हमारे बोलने से मार्केट गिर रहा है, ये गलतफहमी ना हमको है ना आपको होनी चाहिए कि किसी एक आदमी के बोलने से मार्केट गिर रहा है। मार्केट बहुत बड़ा है। अगर ये सोचे कि एक आदमी के या एक चैनल के कुछ कहने से या एक एक्सपर्ट के कहने से कुछ हो जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई अनिल सिंह या कोई आशु मदान बोलेंगे तो मार्केट गिर जाएगा या कोई XYZ बोलेगा तो बढ़ जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं, कभी होगा नहीं। ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दे। लेकिन जहां आपको सावधान करने की जरूरत है वहां सावधान कर रहे हैं। आज आपको सावधानी के बजाय सपोर्ट देने की जरूरत है, आज आपको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, तो वो भी मैं कर रहा हूं। अब जहां तक आपका सवाल है, ट्रेडर्स के लिए बहुत क्लियर कट है, कल और आज में कोई बदलाव नहीं है। आपको एकदम सावधानी के साथ हल्की पोजीशन पर रहना है, आइदर साइड, तेजी की मंदी की दोनों की इंतजार करना है लेवल्स का, और उसके बाद ट्रेड करना है। ब्रेकडाउन के या एकदम गैप ब्रेकआउट के इंतजार करेंगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। रेंज को आपको कॉन्ट्रा ट्रेड करना होगा, ये क्लियर है। जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है दीप, अब इन्वेस्टर्स के लिए जो मैं बात बोल रहा हूं वो आपको ध्यान से सुन लेनी है और वो काम की है। 11,100 11,200 ये इन्वेस्टर्स के लिए आखिरी उम्मीद है सपोर्ट के तौर पर। ठीक है, अगर आप पोजिशनल इन्वेस्टर हैं जो 2-4 हफ्तों के लिए पैसा लगाते हैं, अगर 11,100 11,200 की रेंज को निफ्टी निर्णायक तौर से तोड़ देता है तो फिर ये 10,800 से 10,500 की रेंज में कहीं न कहीं जाने की तैयारी कर सकता है। 10,800 से 10,500 वहाँ पर कहीं भी घूम सकता है। तो उसके लिए आपको, अगर इन्वेस्टर के तौर पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, पोजीशन हल्की करनी है, कि आप अच्छे लेवल से एंटर हुए हैं 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, तो वहाँ तक 10,000 तक भी अगर आप एंटर हुए हैं तो आप अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टर को ऊपर के 5%, नीचे के 5% छोड़ने होंगे। अगर आप सोचते हो कि 10,800 पर आप 11,800 पर बेच देते हैं, अब वो हाइंडसाइट में अच्छा लगता है कि 11,800 ठीक लेवल था बेचने का, लेकिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो ऊपर के 4-5%, नीचे के 4-5% इन्वेस्टर्स के हाथ में नहीं आते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए एकदम क्लियर कट राय है, 11,100 11,200 का सपोर्ट सबसे अहमियत वाला है। ये रुका, और इसकी भी रीजन बता दूं कि पिछली बार जो करेक्शन हुआ था, हम 11,111 का हाई बनाकर वहां से घूमे, 11,178 क्लोजिंग, माफ कीजिएगा, 11,111 का लो बनाकर वहां से घूमे, 11,178 उस वक्त का लोएस्ट क्लोजिंग था। वहां से आपको रिवर्स करना है। अगर यहां रिवर्स नहीं किया तो नीचे की रिस्क खुलती है, और एज ए डिसिप्लिन फिर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अदरवाइज डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग है और डेटा ये कह रहा है 11,100 11,200 की रेंज में कहीं कहीं निफ्टी सपोर्ट ले लेना चाहिए। ये टूटना नहीं चाहिए। एक ही चीज़ है जो इसको बदल सकती है, वो ये कि अगर कोई बॉर्डर पर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाए, वो मुझे पता नहीं, तो अलग बात है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए और किसी भी सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप 11,100 11,200 को तोड़ेंगे। तो इन्वेस्टर्स को अभी भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है जहां तक आज के लिए संकेत आ रहे हैं। तो चलिए सर, फिर आज के सेटअप के बारे में बात करते हैं। जो आज का सेटअप है वो आपको क्या बता रहा है? ग्लोबल नेगेटिव है, एफआईज नेगेटिव है, डीआईज के न्यूट्रल हुए हैं संकेत नेगेटिव से, ये एक बदलाव हुआ है। बाकी कोई संकेतों में बदलाव नहीं। वायदा कारोबार न्यूट्रल है, सेंटीमेंट सावधानी भरा है। मैंने अभी भी सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं किया, मेरा तो नहीं है, और किसी का हो तो हो, मेरा सावधानी भरा 3 दिन से 4 दिन से, आज भी वही है। ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड में अभी मेरे लिए बदलाव नहीं हुआ है। ओके, आपको अपनी तेजी की पोजीशन कब कम करनी है, वैसे मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दूं। 11,175 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए, 22,450 ये क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखिए, अगर अब तक आपने नहीं किया। अदरवाइज डिसिप्लिन के तौर पर 22,850 था, उसके नीचे बंद हुआ। अगर आपने कल तक डिसिप्लिन फॉलो किया तो ठीक है, नहीं किया तो मैं आज, हमें हर रोज मैं आपको नया लेवल दूंगा। अगर आपका सपोज आज 22,450 बंद हो जाता है इसके नीचे, तो आपको कम कर लेना। अगर किसी ने नहीं किया तो कल शायद स्टॉप लॉस लेवल दूसरा आएगा। हर रोज स्टॉप लॉस आपके बदलेंगे, लेकिन अगर आपको जहां पर जिस दिन जो स्टॉप लॉस दिया जाए वो अगर ब्रेक करता है, आपको निकल जाना चाहिए। और मुझे याद है पहला स्टॉप लॉस 23,400 का दिया था कि 23,400 के नीचे की क्लोजिंग पर आप निकल जाइए। अगर आपने 23,400 के नीचे की क्लोजिंग पर ही एग्जिट कर लिया तो सोचिए आपने कम से कम 1000 पॉइंट 800 पॉइंट तो बचा लिए। तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। शॉर्ट पोजिशन है तो अच्छा, वापस तेजी के मूड में कब आना है? फुल फ्लेज तेजी के मूड में तब आइए जब 11,550 को आप पार करके
क्लोज हों, आपको फुल फ्लेज तेजी में आना है। और मैं पिछले 4 दिन से आपको यही कह रहा हूँ, 11,550 की क्लोजिंग के बाद ही तेजी में आई है, और वो आया नहीं तो आपके कम से कम तेजी की पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा आपने नहीं बनाई होगी। बैंक निफ्टी पर जो तेजी की पोजीशन का एक लेवल है वो 23,500 के ऊपर की क्लोजिंग का है। अब 23,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होना शुरू करे तो फिर से आप फुल फ्लेज तेजी में आइएगा। आज की डे सपोर्ट रेंज 11,200 11,250 है। पहला सपोर्ट यहाँ है, यहाँ खुलेंगे, यहाँ थोड़ा वक्त बताएंगे। वैसे इस लेवल पर सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन अगर गलती से टूटा तो 11,125 11,175 मजबूत खरीदारी का जोन है, जहाँ आपको शॉर्ट भी काटने चाहिए और थोड़ी लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं। 11,375 11,425 निफ्टी पर ऊपरी रेंज है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आज से। बैंक निफ्टी 22,450 22,650 ये नीचे डे सपोर्ट जोन है, इसके नीचे फिसले तो 22,175 से 22,300 ये बहुत मजबूत सपोर्ट है डीप। मेरे ख्याल से ये आज नहीं टूटना चाहिए, और आज इस लेवल पर इस रेंज में आप शॉर्ट भी काट सकते हैं, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। 22,950 23,100 परफेक्ट सप्लाई जोन है, अगर मौका मिले, वैसे मिलेगा नहीं, अगर मिले तो छोड़ना नहीं है, वहाँ पर जरूर बेचना है। आज की छोटी रेंज निफ्टी की 11,250 11,325, मीडियम रेंज 11,200 11,350 और 11,175 से लेकर 11,425, नीचे 11,125 भी बनती है। फिलहाल मैं 11,175 11,425 लेकर चल रहा हूँ। बैंक निफ्टी में छोटी रेंज 22,450 22,850 22,300 और 23,000 ये मीडियम रेंज होगी। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज से हम काम चला लें, 22,300 23,000। बड़ी रेंज आप मानकर चलें 22,200 से 23,100 ये बैंक निफ्टी के लिए आपकी रेंज होगी। तो ये सारे लेवल्स हैं आपके लिए जिस पर आपको ध्यान रखना है जी दीप। और बाकी मैं आपको ये सारे आपके लिए रेंज और लेवल्स हो गए जी। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से डेटा है, पोजीशनिंग कैसी दिख रही है इस समय बाजार की, और साथ ही जिनकी जो फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए सर? एफआईएस के नेट लॉन्ग में कोई खास बदलाव नहीं, 1% बढ़कर आया है दीप। पुट कॉल रेशियो सेम है, 1 पॉइंट घटकर आया है। विक्स थोड़ा सा बढ़ा है 3%। जिनकी लॉन्ग पोजीशन है 11,250 का स्टॉप लॉस रखे क्लोजिंग और इंट्राडे दोनों बेसिस पर। जिनकी लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में 22,650 का स्टॉप लॉस रखे क्लोजिंग और इंट्राडे बेसिस पर, तो इंट्राडे बेसिस पर तो 22,650 खुलते ही टूट जाएगा। क्लोजिंग बेसिस पर भी आपको यही रखना है। जिनकी शॉर्ट पोजीशन है 11,450 का स्टॉप लॉस रखें। अब मैंने थोड़ा सा नीचे लिया स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट नीचे लेकर आया हूँ दीप निफ्टी के शॉर्ट पोजीशन पर, क्योंकि अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है और आपने ऊपर के लेवल पर तब शॉर्ट किया जब कोई नहीं कर रहा था, तो आपको प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है। इसलिए मैंने 11,450 का स्टॉप लॉस दिया है पुरानी पोजीशन के लिए। 23,100 अब आपके लिए बैंक निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस होगा। देखिए मेरा फंडा क्लियर है, थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेना आपको आना चाहिए। अब आज काफ़ी लोगों को चार्ट्स पर डेटा के हिसाब से मूड माहौल और सेंटीमेंट के लिहाज से मंदी लगेगी कि अब देखिए कोरोना की वैक्सीन पे भी सवाल उठ रहे हैं, टेस्ला गिर गया, ये सब है, ये सब आज हो रहे हैं। लेकिन 3 दिन पहले अगर हम सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और तब पोजीशन कम कर लें या शॉर्ट कर लें, तब तो मज़ा है। अब आज मंदी में आके मुझे नहीं लगता कि बहुत पैसा बन सकता है, तो आज नीचे के लेवल पर सोचेंगे मंदी कहाँ काटनी है, तेजी कहाँ से शुरू करनी है, वो थोड़ा सोचेंगे, वो ज़्यादा ठीक होएगा। ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस के लेवल दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए लेवल्स। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? नई पोजीशंस बनाने के लिए क्या सलाह देंगे सर, स्पेशली अगर आज गैप डाउन हुआ तो? 11,450 के स्टॉप लॉस से निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए, और गैप कितना मिलता है वो देखेंगे और उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि बाद में क्या करना है, स्टॉप लॉस कहाँ नीचे लेकर आना है। 11,250 11,200 11,175 11,125 ये 4 टारगेट हो सकते हैं नीचे के। खरीदना चाहते हैं, देखिए 11,125 175 की रेंज में खरीदिए। 11,050 का स्टॉप लॉस होगा। 11,200 250 300 और 350 ये 4 टारगेट आपके लिए ऊपर की तरफ है जिस पर आपको खरीदारी करनी है। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं निफ्टी में वो 11,175 11,225 की रेंज में भी चांस ले सकते हैं। सुनिएगा, चांस ले सकते हैं। 11,175 11,225 की रेंज में भी हो सकता है यहाँ पर भी हम रुक जाए, तो यहाँ भी चांस ले सकते हैं। अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और रिस्क समझ कर लेना चाहते हैं, आपका स्टॉप लॉस 11,100 का होगा, ये ध्यान में रखिए। टारगेट तो आपको ऊपर के पता ही है, 11,250 300 350 इस रेंज में वापस आपको प्रॉफिट बुक करना है। जो एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है वो 11,125 11,175 की रेंज में खरीदें। बैंक निफ्टी बेचे 22,950 के स्टॉप लॉस के साथ। 22,650 450 300 और 200 ये रेंज है जिसमें आपको बैंक निफ्टी में करनी है
बिकवाली। जो खरीदना चाहते हैं 22,200 से 22,450 की रेंज में आप खरीदने का सोच सकते हैं। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। 22,200 ज़्यादा सेफ करना चलना चाहें तो 22,200 22,300 कर लें, लेकिन 22,450 के नीचे से ही उसके आसपास से ये बाय रेंज में आने की कोशिश करेगा अगर वहाँ रुक जाते हैं तो। 22,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 22,650, 22,750 और 22,850 ये 3 लेवल हैं जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी में भी मैं बता दूं, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनको 22,450, 22,500 में भी एक चांस लेना चाहिए, 250-300 पॉइंट नीचे, और तब आपका स्टॉप लॉस 22,400 का होगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए मैं साफ बता दूं, अगर आपको मार्केट समझ में आता है, स्क्रीन के सामने है और आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होने में दर्द नहीं होता और आप लगाना जानते हैं तो ही करें, अदरवाइज से नीचे की जो रेंज है उसका इंतज़ार करें, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। दीप, ये आपके लिए सारे इन पर राय है आप लेवल के हिसाब से आज। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ध्यान से पोजीशन बनाइएगा और अगर ट्रेडिंग के साथ कंफर्टेबल हैं तभी ये एग्रेसिव ट्रेड्स लें। एक नया स्टॉक आ गया सर बैन में, बैंक ऑफ बड़ौदा। 6 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में हैं, तो वहां पर ये डेवलपमेंट है। डेटा क्या बता रहा है सर, क्योंकि एफआईएस की तरफ से कैश में फिर भारी बिकवाली हुई है, बट फाइनली डीआईज ने थोड़ी खरीदारी करी है और वायदा कारोबार के संकेत अभी भी न्यूट्रल है। अच्छा संकेत है कि दीप, भले लेकिन ठीक है, चलिए आप है ना वो ट्रेंड नहीं ले सकते। एक दिन घरेलू फंड ने खरीदा है 620 करोड़ का, तो ठीक है, इसलिए मैंने न्यूट्रल किया है। मैं एक दिन में बदलूंगा नहीं। और 1,057 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से, देखिए पिछले बार 3 दिनों तक लगातार एफआईएस की बिकवाली 1 महीने पहले हुई थी, 1 महीने से भी ज़्यादा, 15 जुलाई के आसपास। उसके बाद अब बेचा है। मैं आपको लगातार 4 दिनों से कह रहा हूँ कि देखिए एफआईएस की बिकवाली हो रही है, सीमा पर तनाव है, डाउ बहुत मजबूत नहीं दिखा। आपको याद है दीप, मंडे को हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जो आमतौर पर हम कभी नहीं करते हैं। डेटा क्रंचिंग का कहीं कहीं फ़ायदा होता है, जितना आप अंदर घुसोगे ना कुछ मिलेगा। और हमने आपको याद होता है 31 अगस्त से 3-4 सितंबर तक पिछले हफ्ते के 4 दिनों के अमेरिकी बाजारों का डेटा डिस्कस किया था सोमवार को, कि अमेरिकी बाजारों की दिन की रेंज देखिए और अमेरिकी बाजारों में वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, ये अच्छे नहीं है। अब आप मुझे बताओ, अमेरिकी बाजारों की वॉलेटिलिटी के संकेत आप पढ़कर अगर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि भारतीय बाजारों में भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और कमजोरी के संकेत आ रहे हैं, या ये सोमवार के डेटा है, सोमवार सुबह सुबह मेरे ख्याल से सबसे पहले हमारी डिस्कशन यही हुई थी, अगर मुझे अच्छे से याद है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अगर आपको मार्केट को डेली बेसिस पर ट्रेड करना है, इंडेक्स को डेली बेसिस पर आपको देखना है। नया क्या डेटा में क्या नया आप देखें, कैसे देखें, कैसे ग्लोबल मार्केट को लिंक करें। आज हम अमेरिका की वजह से क्यों ऊपर नीचे होते हैं, ये लिंकेज किस तरह से, वहाँ अगर उतार चढ़ाव बढ़ रहा है तो हमें ध्यान में रखना है, ये देखना ज़रूरी है। इसीलिए मैं जितना कोशिश करता हूँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे दीप, अभी भी इतना होता है, इतने सालों से डेटा पढ़ने के बाद भी मुझे कई बार ये लगता है यार ये नई चीज़ देखी है, ये तो पहले कभी देखी नहीं थी, इससे भी मार्केट का डायरेक्शन मिल सकता है। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको ट्रिगर देती है कि क्या हो सकता है। तो इतना सीखने को मिलता है मार्केट में, हर रोज़ कुछ नया डेटा। अब जैसे मैं कुछ दिनों से एफआईएस के नेट लॉन्ग्स देखने लगा हूँ, उससे भी एक संकेत मिलता है। ज़रूरी नहीं कि हर डेटा आपके हर रोज़ काम आए। अब आपकी समझ ये होनी चाहिए, ये समझ सबको डेवलप करनी चाहिए जो मार्केट ट्रैक करते हैं। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जो दर्शक हैं, आप ये चीज़ सीखें, क्योंकि देखिए ज़िंदगी भर अनिल सिंह भी आपके सामने बैठकर डेटा एनालिसिस नहीं करेगा। किसी न किसी दिन तो मैं भी रिटायर्ड होऊंगा। आप उससे पहले एकदम एक्सपर्ट हो जाएं कि, और एक्सपर्ट होने में एक ही चीज़ है, डेटा सबके सामने एक जैसा है। आपको वो एक्सपर्टाइज पैदा करनी है कि किस दिन किस वक्त कौन सा ट्रिगर काम आता है। मुझे याद है एक ज़माने में इन्फ्लेशन के डेटा आते थे ना, तब सेंसेक्स 500 800 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता था। एक ज़माना था जब हम सिर्फ यूरोप को देखकर डिसाइड करते थे कि भारतीय बाजारों का मूव क्या होगा। एक ज़माना था सिर्फ और सिर्फ हांगकांग के दम पर भारतीय बाजार खुलते थे। हर वक्त चीज़ें बदलती है, और कब कौन सी चीज़ें बदल रही है, अगर आपने वो उस दिन की चीज़ पकड़ ली एकदम पक्के से अच्छे से, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं आपको फिर से कहता हूं, जो लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मार्केट का मूवमेंट प्रेडिक्ट करना मुश्किल काम है, मैं कहता हूं उल्टा लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट करना शायद मुश्किल होगा। शॉर्ट टर्म अगर आपकी डेटा की समझ परफेक्ट है तो आप आराम से कर सकते हैं। महीने में 20-22 दिन ट्रेडिंग सेशन है, 2-3 ट्रेडिंग सेशन में कोई न्यूज़ अचानक आएगी जो आपको मुझे नहीं पता, उस दिन डेटा आपके गलत हो सकते हैं, वो मानकर चलिए, उसे अलग रख लीजिए। अगर आप सोचिए सिर्फ डेटा के दम पर आप 70-80% दिनों में मार्केट को अगर सही एनालिसिस कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा संकेत आपको मिलता है।
प्लीज़ इसको पढ़ने समझने की कोशिश करें, आप खुद अपने आप में एक्सपर्ट बने। ये मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे जितने दर्शक हैं सब के सब एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें, समझे पढ़ें। जितना आप टाइम देंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उतना आपको समझ में आएगा। तो जहाँ तक एफआईज के डेटा का सवाल है, 1050 करोड़ की बिकवाली है। थोड़ी बहुत उन्होंने इंडेक्स में खरीदारी की है, 200 करोड़ की, 438 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, वो इसलिए कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। 441 करोड़ की खरीदारी ऑप्शंस की है, इंडेक्स ऑप्शन की, लेकिन मैं उसमें खुश नहीं हूं क्योंकि उसमें ज़्यादा उन्होंने पुट ऑप्शन। तो एफआईज के डेटा नेगेटिव साइड पर है, घरेलू फंड के न्यूट्रल साइड पर। वायदा कारोबार के डेटा बता दूं दीप, ज़्यादा कोई बदलाव नहीं। पुट कॉल रेशियो जस का तस है, एफआईज की नेट लॉन्ग जस की तस है। सिंपल ये है कि 11,300 के नीचे आप थोड़े और ख़राब होंगे। 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है। उसके बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000 पर है मंथली और वीकली सीरीज में। 11,400 के ऊपर निकलेंगे वापस तो थोड़ी आप में जान दिखेगी, तेज़ी दिखेगी, और बड़ा लेवल 11,500 का जो दूर है। तो ये डेटा है। बैंक निफ्टी के डेटा ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं। 23,000 पार करना बैंक निफ्टी में मुश्किल दिख रहा है। 9 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं और 5 लाख शेयर पुट राइटर्स हैं। तो पुट राइटर्स कल ही ऑलरेडी 250 पॉइंट नीचे आ चुके हैं और आज और नीचे आएंगे। हल्का सपोर्ट 22,500 के आसपास है 5 लाख शेयरों का। 22,500 के 22,450 के नीचे ट्रेड करेंगे तो 200-250 पॉइंट की रिस्क और खुल जाएगी, तब 22,200 22,300 तक जा सकता है। ये आपके लिए लेवल से, बट मुझे ऐसा लग रहा है 22,450 22,500 पर ही बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेना चाहिए। अभी तक तो ऐसा दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये हैं आपके लिए अहम लेवल्स जहां पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। सर, प्राइमरी मार्केट्स में भी भरपूर एक्शन है। हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये आईपीओ तो सुपर हिट रहा, आज आखिरी दिन है, पर जो नया आईपीओ आज खुल रहा है रूट वन, इस पर आप क्या सलाह देंगे? दीपा, अच्छा आईपीओ एक्चुअली है ना, बिजनेस इंटरेस्टिंग है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ता है, लेकिन क्या है कि ये इस तरह की कंपनी आपको सस्ती कभी मिलेगी नहीं। रोजारी बायोटेक जब आईपीओ आया तब सस्ता था, लिस्टिंग के बाद थोड़ा और महंगा, जब आईपीओ आया तब महंगा था, लिस्टिंग के बाद और महंगा हुआ, और लिस्टिंग के बाद लगातार महंगा होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ कुछ इंटरेस्टिंग कंपनियां जो होती है ना, अब देखिए रूट मोबाइल ऐसा काम है जो आज के वक्त सबसे ज़्यादा चल रहा है। ओटीटी प्लेयर्स को ये अपने सर्विसेज देते हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज देते हैं, डिजिटल में है, यही चीज़ें तो चल रही है दीप। और है ही कहाँ पैसा, धंधा और है ही कहाँ, यहीं पर तो है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि कंपनी एकदम सही जगह प्लेस्ड है। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, किसी भी लिहाज से इंप्रूव होती हुई दिख रही है। डायरेक्ट लिस्टेड प्लेयर कोई है नहीं, थोड़ा बहुत आप टेनला सॉल्यूशन या फिर टाटा कम्युनिकेशन को मान सकते हैं, वो भी एक पार्शियल कारोबार है उनका इनसे कंपेयर करने के लिए। तो एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, और ये यूनिक बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसमें ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी है। उस लिहाज से इसको हमेशा मार्केट में वैल्यूशंस महंगे मिलेंगे ही। मुझे लगता है अच्छे लिस्टिंग गेंस के लिए यहाँ भी पैसा लगाया जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम ये देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ में तो अलॉटमेंट मिलना, मतलब मैंने सिर्फ पहले ही ये कहा कि पहले दिन से एप्लीकेशन लगाकर हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करना शुरू करो कि मुझे अलॉटमेंट मिल जाए। लगभग सिमिलर सिचुएशन, नो डाउट हैप्पीएस्ट माइंड जितना ये शायद ना भरे, लेकिन अच्छा खासा यहाँ भी सब्सक्राइब होना है। एक लॉट की एप्लीकेशन ही रिटेल कैटेगरी में लगाएं, ज़्यादा पैसे फालतू में अटका के कोई मतलब नहीं है। अलॉटमेंट आना होगा तो उसी में आएगा। तो आप एक लॉट की एप्लीकेशन लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें, दो में से एक में तो लगा दो कम से कम, हैप्पीएस्ट माइंड में नहीं तो रूट मोबाइल में लगा लो, किसी में लगा लो। दोनों ही आईपीओ लिस्टिंग के लिहाज से भी और लंबे समय तक आपको रखने के लिहाज से, दोनों लिहाज से ये आईपीओ अच्छे हैं। आप डेफिनेटली पैसा लगाइए, मेरी राय दोनों में बहुत क्रिस्टल क्लियर। और मैं एक और चीज़ बता दूं दीप कि ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, कोरोना का सॉल्यूशन दूर, चीन के साथ सीमा पर तनाव, इन तीनों चीज़ों को देखने के बावजूद मैं इन दोनों आईपीओ में पैसा लगाने की राय दे रहा हूँ। इसको गौर से सुन लीजिएगा। तीनों संकेतों के बावजूद, आपको याद होगा एसबीआई कार्ड के वक्त भी मैंने राय दी थी, तब भी मार्केट का मूड माहौल ख़राब था और लोगों को लगता था कि एसबीआई कार्ड में क्या होगा। 2 दिन आपको लगातार मौका मिला आईपीओ प्राइस पर निकलने का। जो लोग उस समय जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिहाज से देना है वो आप निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एसबीआई कार्ड का आईपीओ इतना नीचे गया है, एसबीआई कार्ड्स का स्टॉक, और आज देखिए कहाँ है। तो अच्छी कंपनी में डरने घबराने की जरूरत नहीं। मार्केट का मूड माहौल अगर ख़राब भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल चिंता न करें और आप आराम से पैसा लगाएं, इत्मीनान से लगाएं। मार्केट अच्छा रहा जैसा कि मैं सोच रहा हूँ तब तो पैसा आपका बन ही जाएगा, और नहीं भी तो भी आप थोड़ा रुकेंगे। आज देखिए ना एसबीआई कार्ड में क्या हुआ, 3-4 महीना जो रुक गया वो पैसा बना रहे हैं, और 4 महीने में अगर 20% आपका बन भी जाए, आईपीओ प्राइस 750 था, 850-900 हुआ है, अगर 20% 4 महीने में बनता है तो क्या बुरा है क्या? किसी भी लिहाज से कहाँ इतना पैसा कौन सी एसेट क्लास में बनता है? तो ठीक है, कोई ऐसे डरिए मत। अच्छी क्वालिटी के आईपीओ में डरने की जरूरत नहीं है प्राइस से। खराब क्वालिटी का आईपीओ ना, वहां डरो क्वालिटी से, प्राइस से नहीं। सिंपल।
बिल्कुल, तो अच्छी क्वालिटी की आईपीओ है, निवेश करना चाहिए, ये है आपके लिए सलाह रूट वन पर भी। आइए अब देख लेते हैं और आपको मार्केट्स में कहां पर नजर रखनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। पूजा, संदीप और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। बारिश की शुरुआत नतीजों से पहले कर लेते हैं। अगर कैश सेगमेंट से बात करें तो श्रीराम ईपीसी, एवरेडी इंडस्ट्रीज, सीएससी वेंचर्स और इमामी रियल्टी जैसे कंपनी अपने नतीजे आज घोषित करेंगी, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स भी आज फोकस में रहेगा। रिटेल निवेशकों के लिए आज से ओएफएस खुलेगा और ओएफएस का फ्लोर प्राइस 330 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशकों को अतिरिक्त 20 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। और कल नॉन रिटेल निवेशकों की अगर बात करें तो ये जो हिस्सा है वो 1.4 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसके अलावा काफी सारे ओपन ऑफर से जुड़ी हुई डिटेल्स निकल कर आ रही है। हेक्सावेयर डीलिस्टिंग के लिए ओपन ऑफर आज खुलेगा, 15 सितंबर तक जारी रहेगा। फ्लोर प्राइस इसका 264 रुपये 97 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा एबीबी पावर और सिस्टम्स, यहाँ पर भी कंपनी का आज से ओपन ऑफर खुलेगा। एबीबी, स्विट्जरलैंड और हिताची मिलकर ये ओपन ऑफर लेकर आएंगे और ऑफर प्राइस जो है वो 872 रुपये 68 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर बार और पब आज से खुलेंगे, ये एक ट्रिगर है और 9 से 30 सितंबर तक बार और पब खुले रहेंगे, तो ट्रायल बेसिस पर है। देखना होगा क्या कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आता है। इसके अलावा एसेट मोनेटाइजेशन पर कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। नतीजों में स्पेंसर रिटेल्स घाटा बढ़ा है कंपनी का। मुनाफे की बात करें तो 9% की गिरावट दर्ज हुई है। बाकी सभी फ्रंट पर नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। फ्यूचर कंज्यूमर के नंबर्स भी कमजोर हैं। घाटा यहाँ पर भी बढ़ा है कंपनी का। बिक्री में करीब 7% से ज्यादा की गिरावट हुई है। एबिटा लॉस दर्ज किया है और इस बार 68 करोड़ का कंपनी ने घाटा दर्ज किया है। टेक्समर्के रेल, ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। बिक्री में करीब 40% की गिरावट दर्ज हुई है। कामकाजी मुनाफे में भी गिरावट हुई है, घाटा दर्ज किया है और कंपनी ने 10 करोड़ के मुनाफे के सामने इस बार 26 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। और आखिर में बात करते हैं डिशमैन कार्गोजेन की। ये कंपनी भी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। बिक्री में 9% की गिरावट, कामकाजी मुनाफे में करीब 7% की गिरावट और 34 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 21 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है, तो सभी नतीजे कमजोर हैं। ओके, कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर नतीजे आए हैं, नजर रखनी चाहिए आपको। आइए संदीप से भी जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ की बात कर लेते हैं। कल दूसरा दिन था, शानदार रिस्पांस इस आईपीओ को मिला है, करीब 8.5 गुना बढ़ा है। रिटेल हिस्सा देखिए करीब 39 गुना के आसपास बुक बनी है अभी तक। क्यूआईबी का हिस्सा लगभग आधा भरा है और एचएनआई इन्वेस्टर्स की ओर से भी देखिए अच्छा रिस्पांस है, 4 गुना के आसपास बुक यहाँ पे भी भर चुकी है। आज आखिरी दिन है, नंबर्स देखने होंगे किस तरह से फाइनली सेटअप होते हैं। 165, 166 ये इसका प्राइस बैंड है जहां तक हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात है। पावर ग्रिड पे नजर रखिए। कल कैबिनेट की बैठक में पावर ग्रिड की जो सब्सिडरीज है उनके एसेट मोनेटाइजेशन को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की ओर से ये आता हुआ दिखा है और इनविट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उसके जरिए जो एसेट मोनेटाइजेशन है उसको मंजूरी दी गई है इनकी सब्सिडरी कंपनीज में। दीपक फर्टिलाइजर, इनकी 11 सितंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है और बोर्ड बैठक में राइट्स इश्यू के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। इसके अलावा पंजाब एल्कलीज 17 से 30 सितंबर के बीच में इस कंपनी के लिए ओपन ऑफर खुलेगा। 7.5 लाख शेयर यानी कि 26% इक्विटी के लिए ओपन ऑफर खुलेगा। 39 रुपए 10 पैसे ये भाव है जिसपे ये ओपन ऑफर खुलेगा और कल की क्लोजिंग आप देखिए करीब 49 रुपीज के आसपास की, तो जो कल की क्लोजिंग है वहां से अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये ओपन ऑफर का प्राइस सेट हुआ है। आईडीबीआई बैंक, इन्होंने जो बाकी बचे करीब 10.25 लाख शेयर थे एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उनको बेच दिया। करीब 1/4% के आसपास की ये हिस्सेदारी बनती है। और इसके साथ साथ एफडीसी स्टॉक पे भी नजर रखिए। इनका बायबैक खुलेगा 16 से 29 सितंबर के बीच में। 450 रुपए का ये बायबैक का प्राइस है जिसके जरिए करीब 21.5 लाख शेयर कंपनी एक्वायर करेगी। करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास का ये बायबैक है और प्राइस आप देखिए 332 रुपए का है, उसके सामने 450 रुपए पे ये बायबैक होता हुआ दिखेगा। इंडियन ह्यूम पाइप, इस पे भी नजर रखिए। एक ऑर्डर विन की खबरें हैं, करीब 135 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको ओडिशा से हाथ लगाया वाटर सप्लाई और सैनिटाइजेशन के लिए, तो उसका इंपैक्ट आज स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप फंड एक्शन की बात करें तो फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स में कल बिकवाली होती हुई दिखी है। इनाम फाइनेंस ने फ्यूचर कंज्यूमर के 1 करोड़ शेयर बेचे हैं 10 रुपए 13 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। इसके अलावा फ्यूचर सप्लाई यहाँ पे एडलवाइज क्रॉसओवर अपॉर्चुनिटीज फंड ने 4.25 लाख शेयर 129 रुपए 33 पैसे प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं और दुनसेरी वेंचर्स ने 2.25 लाख शेयर 129 रुपए 20 पैसे प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं। कुछ इंसाइडर ट्रेड्स की बात करें तो प्रमोटर एक्शन जहां पे हुआ उसमें ट्राइडेंट देखिए, प्रमोटर ट्राइडेंट कैपिटल ने 7 सितंबर यानी कि परसों 15 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे हैं और आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स में जो प्रमोटर हैं वीरेंद्र महेशकर,
उन्होंने 4 से 7 सितंबर के बीच में करीब 3.5 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे हैं। बिल्कुल, तो भरपूर स्टॉक्स रहे हैं एक्शन में और हम देख भी रहे हैं लगातार फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स में निचला सर्किट लगा हुआ है। चलिए अब जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। टाटा मोटर्स पर एक बड़ा अपग्रेड आया। एचएसबीसी की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को बढ़ाकर अब खरीदारी की राय दी गई है और लक्ष्य भी देखिए 120 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है। 142 जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रही कि अगले महीनों में कुछ देखें तो सीवी साइकिल में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। ऐसे में टाटा मोटर्स में बेहतरीन वैल्यू क्रिएशन हो सकता है और एचएसबीसी का ये भी मानना है कि FY22 और FY23 यानी अगले 2 साल में अगर आप देखें तो कंपनी कर्ज में भी काफी कटौती करती है, तो यानी स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव होगा। अगली रिपोर्ट है इन्फो एज पर CLSA की रिपोर्ट है। नतीजों के बाद ये रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को घटा दिया है। अब बाय की रेटिंग को घटाकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है, लेकिन लक्ष्य जो है 3580 का दिया है। 3313 जो है कल की क्लोजिंग है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली स्टॉक पर नेगेटिव नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य करंट मार्केट प्राइस से नीचे का दिया 2950 रुपए का। अगली रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट है जी एंटरटेनमेंट पर। सिटी की रिपोर्ट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दूं कि जो चैनल आप देख रहे हैं और जी एंटरटेनमेंट एक ही समूह की कंपनी है। यहाँ पर जो रेटिंग है इसे खरीदारी की बरकरार रखी गई है और लक्ष्य 240 से बढ़ाकर 275 रुपए कर दिया है। 214 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है डॉक्टर रेड्डीज पर। CLSA की रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 4550 रुपए के लिए 4348 कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि आगे जाकर अर्निंग साइकिल में फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आज रखना है आपको फोकस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। और शुरुआत करेंगे हम वागले साहब के साथ, और उसकी वजह ये नहीं कि वागले साहब हमारे सबसे सीनियर हैं, उसकी वजह ये कि वागले साहब आज कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट दिख रहे हैं। वागले साहब हाफ जैकेट पहनकर आप आज स्पेशल नजर आ रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। बिल्कुल इसकी कोई एक बिल्कुल खास वजह है। अनिल जी आपकी जो पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप जितने पॉपुलर होते जा रहे हैं, मुझे कोई डाउट नहीं कि सूनर देन लेटर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो मैं आपके पीछे पीछे आ ही जाऊंगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे पकड़ के चलिए। ना 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 ना, बस यही एक काम है ऐसा है जो न तो मुझे आता है राजनीति पॉलिटिक्स और न ही मैं करना चाहता हूँ। तो बस देखो एक चीज़ बताऊँ, मुझे इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं है कि ये जो 3 लाख हमारी ट्विटर फैमिली है बड़ी, जिस दिन पॉलिटिक्स में गया 30,000 रह जाएंगे। तो इसलिए वागले साहब आप और हम जो कर रहे हैं ना ये बहुत बढ़िया है, इसी में ठीक है। लेकिन बताइए आज शुरुआत आप ही से करते, फिर स्मार्ट लग रहे हैं आप, बताइए। मुझे लगा कहीं बर्थडे हो तो पूछ लूँ आपसे, लेकिन बताइए आपका पिक ऑफ द डे। जी सर। अनिल जी हमको किसी को कोई काम आता नहीं है, हम यहाँ आके सीखते हैं। मैं पक्का श्योर हूँ आप जाएंगे तो वहां भी आप एक्सेल करेंगे। चलो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉप्स पे आता हूँ। टाटा स्टील जो कल हमने बात की थी अनिल जी 408 409 में, 406 का बंद है, उसी को मैं बेचने की सलाह दूंगा। मेटल्स में आज वीकनेस कंटिन्यू होगा और मेरा 396 का टारगेट होगा। 410 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। हाँ बहुत ज्यादा अगर गैप से खुलेगा 2-3% के ऊपर तो मत बेचिए, अदरवाइज 1 से 1% के अंदर अगर खुलता भी है तो भी बेचिए, मुझे वीकनेस दिखाई देता है। ओके, टाटा स्टील बेचे, ये है राय आपके लिए वागले साहब की तरफ से। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और पैनल के सभी दिग्गजों को सुप्रभात। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, BSE लिमिटेड पर मेरी खरीदारी की राय है। बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है। अभी कल इसमें एक अच्छा करेक्शन हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी जो पूरा एक्सचेंजेस का स्पेस है इसमें आपको कुछ ना कुछ मोमेंटम बनते हुए दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में। और NSE में अभी दमानी साहब ने भी खरीदारी की है, तो BSE के शेयर्स में मौजूदा स्तरों पर मेरी राय में बाय करना चाहिए। यहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें, स्टॉप लॉस 500 के आसपास रखें। ऊपर मुझे लगता है कि पहला टारगेट 560 रुपए का और दूसरा टारगेट 585 रुपए का होना चाहिए। तो BSE इन स्तरों पर और गिरावट में खरीदारी की राय। ओके,
560, 585 ये दो टारगेट हैं जिनके लिए करनी है खरीदारी। बिल्कुल आज ये मेरे रडार पर भी था और मैं वही सोचा था कि जो कुछ खरीदारी एनएससी में हुई है उसका असर आपको बीएससी पर ज़रूर देखने को मिलेगा। खरीदारी की है दमानी साहब से, राधा किशन जी दमानी है। आइए बंसल जी, सुप्रभात सर, बताएं आपका क्या इरादा है आज? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी देखिए, मेरी तो दो सवाल हैं आपसे, एक बाउंसर एक गोगली। तो शुरुआत पिक ऑफ द डे से करूं कि किससे करूं? अनिल जी करना सब कुछ है। देखो करोगे तो वो आप जो आपका मन चाहे, मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं। ऑल योर्स। तो अनिल जी ऐसा करते हैं, पहले तो बाउंसर से शुरू करते हैं। अनिल जी पहले तो नेशन और मैं जानना चाहता हूं अनिल जी कि शुक्रवार को आप 2 से 3:30 के बीच में कहां थे अनिल जी? बीच में आप गायब हुए, मस्ती की पाठशाला में दोबारा से आपने ज्वाइन करा। तो अनिल जी आप कहां गए थे? देखिए 50s इज द न्यू 30s। तो आप कहां गए थे अनिल जी? देखिए कोई इंटरव्यू तो आपका स्पेशल आया नहीं, तो कौन सी डेट पे गए थे अनिल जी, ये जानना चाहते हैं हम। ठीक है, दूसरा, ये तो पहली बात हुई। दूसरा देखिए अनिल जी दूसरा ऐसा है कि देखिए मस्ती की पाठशाला ना सिर्फ व्यूअर्स को लुभा रही है, जो पैनलिस्ट हैं हमारे वो भी अनिल जी मस्त हो गए हैं। देखिए आशु मदान जी अपनी इंग्लिश टीचर में मस्त थे, किरण जी हमारे केमिस्ट्री टीचर या केमिकल फॉर्मूले में मस्त थे, वागले जी हमारे मैथ्स टीचर के बीच में खो गए थे, और कुणाल जी तो अनिल जी खोए रहते हैं। तो अनिल जी किसी ने भी आपसे अभी तक नहीं पूछा कि आप कहाँ थे। मस्ती की पाठशाला भी होगी, उस दिन भी नहीं पूछा, सोमवार को भी नहीं पूछा, कल भी नहीं पूछा। तो अनिल जी मस्ती की पाठशाला के ना अनिल जी बहुत स्पार्क्स हैं और बहुत क्यूरियोसिटी है। तो दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूं व्यूअर्स की तरफ से अनिल जी, शुक्रवार को मस्ती की पाठशाला में क्या है? हाँ, पहली चीज़ तो ये कि शुक्रवार का एजेंडा तो अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है, डिसाइड होना बाकी है। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, आज बुधवार हो गया। जनरली क्या मैं एजेंडा डिसाइड करता नहीं, गुरुवार को ही करता हूँ, और उसके बीच में अगर कोई किसी दिन कोई आइडिया आ गया अचानक से तो वो हो जाता है। और जहाँ तक शुक्रवार को 2 से 3:30 बजे के शो का सवाल है, तो मैंने जानबूझ के ब्रेक लिया था ये देखने के लिए कि मेरी एब्सेंस में आप लोग कैसे शो करते हैं और दीप कैसे कमान संभालता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास हुए हैं, दीप और हमारे एंकर्स भी और आप सब एक्सपर्ट भी। तो अब मैं उसको सोचा था कभी मेरे भी 5-15 दिन मुझे घूमने फिरने का मन हो जाए, छुट्टी लेने का मन हो जाए, तो पहले मैं एक बार टेस्टिंग कर लूं, और उस टेस्टिंग में आप सक्सेसफुल हुए तो अब मैं कभी भी छुट्टी ले सकता हूं। ये मैंने टेस्टिंग कर लिया। तो ये क्लोजिंग वाले शो का एक्सपेरिमेंट था। अब बताए बंसल जी, आपकी आज की पिक ऑफ द डे। जी सर। देखिए अनिल जी, इंसिडेंटली मेरा भी पिक ऑफ द डे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अनिल जी 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, और बुक वैल्यू के अराउंड चल रहा है। डीप वैल्यू है 3.39%, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आती है, 51% का डिविडेंड पे आउट है। और यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं है, बट टेक्निकली एक अच्छा रिबाउंड दिखता है। 805, 806 के अराउंड आईपीओ आया था, और मुझे लगता है मैं बिना स्टॉप लॉस के रिकमेंड कर रहा हूँ जो लोग निवेश कर सकें इसको बाय एंड होल्ड करें। 3 महीने में 640, 650 के स्तर देखने को मिलेंगे। राधा कृष्ण दमानी जी ने एनएससी पे स्टेक लिया है, तो बीएससी भी नजर पे आएगा। और अनिल जी एक चीज और है जो आपको और व्यूअर्स को नहीं मालूम है, जैसे हमारे कुणाल जी हैं, इनका पोर्टफोलियो एमएनसी स्टॉक्स में तो है, इनके पास काफी बड़े हिडन डायमंड्स हैं अनलिस्टेड स्पेस में, और इनके पास अनलिस्टेड में एनएससी में भी इनके पास स्टेक है। तो एनएससी बीएससी पे मेरी खरीदारी की राय है। ओके, चलिए बधाइयाँ आपको इस बात की। बीएससी दोनों का स्टॉक है आपके लिए। सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे सेल साइड का स्टॉक है। सेल साइड के स्टॉक में फाइनेंशियल स्टॉक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस मेरे को वीक लग रहा है। कल भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला था, और अब स्टॉक यहाँ से और भी गिरावट दिखा सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हुआ है, ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, ऊपरी लेवल पे मल्टीपल रेजिस्टेंस भी देखने को मिले हैं, और यहाँ से नीचे में श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 640 रुपए से लेके 620 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट खुलने के साथ स्टॉक के अंदर सेल का व्यू लेके काम किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग सेल पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में 680 के ऊपर का रेजिस्टेंस बनेगा तो वो स्टॉप लॉस होगा। नीचे में 640 रुपए से लेके 620 रुपए तक का मूव श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बिकवाली की राय। और सुमित जी मैं आपको इस बात की बधाई भी देना चाहता हूं कि सबसे पहले
शॉर्ट कॉल देने की शुरुआत इस तेजी के रन में आपने की, सबसे ज़्यादा भी शायद आपने दिए होंगे, और बाजार के बदलते हुए मूड को आपने सबसे पहले पहचाना भी, ये वाकई में बड़ी बात है। सुमित जी, ये मैं बहुत ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ कि उम्र में आप हम सबसे छोटे वाले ही हैं, लेकिन ट्रेंड पकड़ने में, कभी काउंटर ट्रेड करने में बड़ा मतलब वो महारत चाहिए, इतना आसान काम है नहीं। तो वो चीज़ आपने इस बार फिर से अच्छे से पकड़ी है, तो उसके लिए आपको बधाई। अविनाश सर हमारे साथ है। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी, हमको दो स्टॉक्स पसंद है। पहला स्टॉक जो एफएमसीजी स्पेस में पसंद है वो डाबर है। हमको लग रहा है कि डाबर में काफी गिरावट आई है, और जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कमेंट्री Q1 नंबर्स के बाद थी, हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ FY21 का काफी अच्छा होने की उम्मीद है। कंजम्पशन स्पेस का स्टॉक है, और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी तरह से Q2 और Q3 में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे खरीदने का मौका है। हमको लग रहा है करीबन 530-540 का टारगेट करीबन 12 से 15 महीने में पॉसिबल है। और अनिल जी, दूसरा एक स्टॉक जो इंटरेस्टिंग है वो MSTC है। ये कंपनी ज्यादातर कवर नहीं होती। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ई-कॉमर्स का है, और बेसिकली कमर्शियल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का है। हाल ही में जो नितिन गडकरी साहब है, उन्होंने कहा है कि ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है शायद अभी पार्लियामेंट सेशन में प्रेजेंट की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर फाइनलाइज हुई है। ऐसा अगर होता है तो इस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी रिसाइकलिंग के लिए महिंद्रा के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। तो यहाँ पे जरूर नजर रखें। हमको लग रहा है 150-152 का रेट चल रहा है, तो यहाँ पे जरूर इस लेवल पे खरीदना चाहिए। होपफुली अगर कमर्शियल व्हीकल पॉलिसी दिसंबर के पहले आती है तो इसमें कम से कम 225-230 का टारगेट मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए MSTC में भी खरीदारी करने की राय। ये कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं। थोड़ी देर में शुभम जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी लेंगे पिक ऑफ द डे, लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में हैं और उन पर राय ले ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। मेटल्स कमज़ोर दिख रहे हैं, और इन कमज़ोर मेटल स्टॉक्स में सुमित जी अब आपके पास और कोई शॉर्ट बचा है? टाटा स्टील को छोड़ के बताइएगा, क्योंकि टाटा स्टील तो बता चुके हैं हमारे वागले साहब। JSW स्टील, ये देख लीजिए, क्या यहाँ पर शॉर्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है अनिल जी। एक तो जिंदल स्टील चार्ट्स के ऊपर सबसे वीक लग रहा है, स्टॉक के अंदर गिरावट है, और गिरावट देखने को मिलेगी। शायद जिंदल स्टील बैन में है, बट स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी। 190 का लेवल टूटते ही 180 से 175 तक का मूव देखने को मिलेगा। आपने पूछा JSW स्टील के अंदर भी बिल्कुल दबाव देखने को मिलेगा। आज मार्केट खुलने के बाद 278 279 के नीचे जैसे ही ये सस्टेन होगा तो आप इमीडिएटली सेल कर सकते हैं वहां पे। अगर मैं उस टाइम पे दे पाया तो बिल्कुल सेल कॉल दूंगा, जिसके अंदर नीचे के टारगेट बनेंगे 270 रुपए से लेके 260 रुपए तक के। JSW स्टील में ऊपर में रेजिस्टेंस है 287 288 का। जब तक अब ये लेवल नहीं टूटता तब तक सेल में बने रहे। नीचे में 270 260 रुपए तक के लेवल JSW स्टील में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 270 260 के लेवल्स आप देख सकते हैं JSW स्टील में। मेटल्स वीक लग रहे हैं। आइए शुभम जी का भी स्वागत करते हैं। शुभम जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो है एक शॉर्ट का ट्रेड है HDFC लिमिटेड पे। और अगर हम HDFC लिमिटेड को देखें तो पिछले कुछ समय से यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में काफ़ी शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं, और 3-4 दिन पहले एक ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला, और अब मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलना चाहिए। तो HDFC लिमिटेड में यहाँ से एटलीस्ट 70-80 रुपए का करेक्शन मुझे लगता है कि अंडरलाइन में होता हुआ दिखेगा। तो एक पुट ऑप्शन के थ्रू हम इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1750 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है वो 3950 पे क्लोज हुआ था, उसको खरीद के चले। यहाँ पे टारगेट होगा 55 रुपए और 60 रुपए, ये दो टारगेट है अपसाइड में, और 30 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो HDFC का आज पुट खरीदने की रहेगा। ओके, HDFC लिमिटेड यहाँ पे वीकनेस आ सकती है। 1750 का पुट खरीदिए, ये है शुभम जी की राय।